स्टीम प्रोड्यूस करते हैं और स्टीम से वी रोटेट ए स्टीम टरबाइन जिसके साथ जनरेटर हैज बीन कपल्ड, और उसको फिर हम इसी तरीके से जो केमिकल एनर्जी है बेसिकली फ्यूल में, ठीक है, उसको फिर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं 200 मेगावाट से लेकर 1500 मेगावाट तक। और जनरली they need to be located near a river or lake because huge quantities of water is needed, ठीक है, for to condense the water that exits from the turbine, we will see later on, ठीक है। सो इनकी एफिशिएंसी जनरली दे आर दैट इज वेरी लो। जो स्टीम पावर प्लांट, स्टीम बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, मे बी 30%, मे बी 35%, मे बी 40%, ठीक है, दे आर नॉट वेरी एफिशिएंट। जबकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की, जैसा कि हमने पहले भी बात की, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी दे आर हाई, वेरी एफिशिएंट, मे बी 90%, मे बी 88%, ठीक है, मोर देन 80% जनरली, ठीक है। लेकिन जो स्टीम बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं, फर्नेस ऑयल को बर्न करके हम, ऑफ कोर्स फर्नेस ऑयल इज फॉसल फ्यूल एज वेल। पाकिस्तान में जो ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी 65% इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फॉसल फ्यूल्स, ठीक है। सो in the coming few lectures we will talk about thermal power plants, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट्स, गैस टर्बाइंस, दे आर आल्सो थर्मल पावर प्लांट्स, लेकिन वहाँ पे हम स्टीम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। वेरी हॉट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड एंड दोज हॉट गैसेस रोटेट ए टर्बाइन, ठीक है। तो उसका हम गैस टर्बाइंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स वी विल टॉक अबाउट थर्मल पावर प्लांट्स जिसमें हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी एफिशिएंसी जो है दैट इज़ नॉट वेरी हाई, 30% और 40% के आसपास की एफिशिएंसी होगी। तो इसमें जो लिमिट आती है बेसिकली, बिकॉज हीट इंजन जो आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा और प्रॉबली यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में भी आपने स्टडी किया होगा, तो हाईली एफिशिएंट जो है, मैक्सिमम एफिशिएंसी जितने भी हीट इंजन्स हैं, ठीक है, उसकी एक लिमिट है एफिशिएंसी की। जिस तरह फोटोवोल्टाइक सेल्स की एक लिमिट है मैक्सिमम एफिशिएंसी की, इसी तरीके से जो थर्मल पावर प्लांट से उसकी भी अपर एक लिमिट है, और वो एफिशिएंसी है 1 - T2 डिवाइड बाई T1। T2 is the temperature of the sink, there is a source and there is a sink in heat engines, ठीक है। एनर्जी फ्लो टेक्स प्लेस फ्रॉम द सोर्स टू सिंक, और उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो वर्क में कन्वर्ट होती है और बाकी एनर्जी जो है दैट इज रिजेक्टेड टू द सिंक। और मैक्सिमम एफिशिएंसी थ्योरेटिकली स्पीकिंग किस इंजन की सबसे ज्यादा, इट इज द कार्नोट साइकिल जो है, ठीक है। और उसकी एफिशिएंसी किसके बराबर है, 1 - T2 डिवाइड बाई T1 मल्टीप्लाइड बाई 100। T2 इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक एंड T1 इज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, ठीक है। और लेट अस अज्यूम दैट एक स्टीम बेस्ड पावर प्लांट है, उसकी एफिशिएंसी हम निकालना चाहते हैं। ऑफ कोर्स एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम बेस्ड पावर प्लांट इज लो, लेकिन इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है? ऑफ कोर्स इट कैन नॉट बी मोर देन कार्नोट साइकिल, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी को हम देखना चाहते हैं कि कितनी हो सकती है थ्योरेटिकली स्पीकिंग, ठीक है। तो इसमें सिंक जो है, सिंक कुड बी हमारा जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, एनवायरनमेंट, हीट हम किसी सोर्स से लेते हैं, फ्यूल को हम बंद करते हैं, वहाँ से हमें सोर्स बन जाता है, वहाँ से फिर हीट को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, और मिनिमम टेम्परेचर जो हो सकता है, ऑफ कोर्स अगर एम्बिएंट जो है, एम्बिएंट एनवायरनमेंट पे अगर हम हीट को रिजेक्ट करें तो मिनिमम जो टेम्परेचर हो सकता है वो एनवायरनमेंट का हो सकता है, एम्बिएंट टेम्परेचर हो सकता है, उससे कम तो नहीं हो सकता है, ठीक है। सो सिंक का टेम्परेचर हम एज्यूम करते हैं कि ये एम्बिएंट टेम्परेचर है एंड इट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और सोर्स का टेम्परेचर 20 डिग्री, इस ये जो ऊपर फार्मूला है इसमें T1 एंड T2 आर केल्विन स्केल में है। तो इसका मतलब ये है कि जो सिंक का टेम्परेचर है T2 उस फार्मूले में, इट कुड बी 20 + 273, इट इज 293 K, क्योंकि एम्बिएंट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमने एज्यूम किया है, ठीक है। और हम एज्यूम करते हैं कि जो सोर्स है उसका टेम्परेचर जो है वो 550 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी लिमिट 550 डिग्री सेंटीग्रेड की क्यों है? क्योंकि जो मटेरियल आप इस्तेमाल करते हैं
जो पावर प्लांट है, तो उसका जो मटेरियल है बेसिकली पाइप्स हैं, टरबाइन की ब्लेड्स हैं, ठीक है, और बॉयलर है, उनके जो मटेरियल्स हैं वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके लिए वो डिज़ाइन किए गए हैं ऑफ कोर्स 550 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर हो तो वो उसको विथ स्टैंड नहीं कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता जो मटेरियल जिसको बेयर कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आपका T1 जो है, यहाँ पे T3 लिखा है गलती से, जो T1 है आपका, इट कैन नॉट बी मोर देन केल्विन स्केल में अगर हम देखें तो 550 प्लस 270, सो 823 के से ज़्यादा नहीं हो सकता है सोर्स का टेम्परेचर। और सिंक का टेम्परेचर कितना हो सकता है? इट इज़ 293 के, ठीक है। सो यहाँ से फिर हमें ये पता चलता है कि अगर हम दोनों टेम्परेचर्स को, अगर हम इस इक्वेशन में, एफिशिएंसी वाली इक्वेशन ये है, अगर इसमें हम पुट करें तो हमारे पास एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी एक स्टीम बेस्ड पावर प्लांट है, एक थर्मल पावर प्लांट है, उसकी एफिशिएंसी 64.4% से ज़्यादा हो नहीं सकती। इट इज़ नॉट पॉसिबल विद दीज कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल एफिशिएंसी जैसा कि मैंने आपको बताया, एक टरबाइन की इट कुड बी 45%, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आपके पास थर्मल पावर प्लांट्स हैं, they only harvest, ठीक है, लेस देन 50% ऑफ द एनर्जी इन द फ्यूल। 45%, ये एक बड़ा जबरदस्त, एक एफिशिएंट पावर प्लांट हो तो उसकी 45% होगी, ठीक है। जनरेटर की भी अपनी एफिशिएंसी है, ये टरबाइन की एफिशिएंसी 45% है, लेकिन पावर प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी जो है इट कुड बी मे बी 30% और 40% के इन बिटवीन होगी। एंड लेट अस अज्यूम दैट इट इज 33% फॉर इंस्टेंस, ठीक है। 33% का मतलब यही है कि जो फ्यूल आप बर्न करते हैं उसकी 2/3 एनर्जी जो है दैट इज रिजेक्टेड इनटू द एनवायरनमेंट, ओनली 1/3 ऑफ द एनर्जी इन द फ्यूल इट इज बीइंग कंज्यूम्ड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 1320 मेगावाट का जो हमारे पास साहिवाल का कोल फाइड पावर प्लांट है, ठीक है, तो ये 1320 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, लेकिन कितनी हीट रिजेक्ट करता है सिस्टम को? 1320 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, इट इज 2640 मेगावाट। This much energy goes into the environment, huge amount of energy. आपकी जो गाड़ियां हैं उनकी एफिशिएंसी, जो पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियां, उनकी एफिशिएंसी कितनी होती है? डू यू हैव एनी आइडिया? जी, आपकी मोटरसाइकिल की एफिशिएंसी का अंदाजा है कितनी होती है? जी अब्दुल्ला। सर मैं चलाता नहीं हूं भाई। अच्छा, गाड़ी की एफिशिएंसी का किसी को अंदाजा है? फाइक? साहब जी, फाइक? 30% सर। और 25% में भी 20%, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो गाड़ी जो है, पेट्रोल जो आप इसमें डालते हैं, ठीक है, तो उसका तकरीबन 2/3 जो उसकी एनर्जी है, इवन पेट्रोल इंजन में इवन मोर देन दैट, 3/4 उसकी जो एनर्जी है उसका ओनली 25% गाड़ी को चलाने में इस्तेमाल होती है, बाकी सारी एनर्जी वेस्ट होती है, ठीक है, एनवायरनमेंट में ऐड हो जाती है। द सेम थिंग इज विद पावर प्लांट्स एज वेल, ठीक है। सो ये जो थर्मल, बेसिकली हियर वी हैव वेरी सिंपल डायग्राम है थर्मल पावर प्लांट्स की, जिसमें हम स्टीम जनरेट करते हैं ऑफ कोर्स। तो उसमें एक बॉयलर है, देयर इज बॉयलर, उसके अंदर हम फ्यूल को बर्न करते हैं। देन देयर आर सम ट्यूब्स जिसको हम स्टीम जनरेटर कहते हैं, ठीक है। वाटर फ्लोज थ्रू दीज ट्यूब्स और स्टीम इज प्रोड्यूस्ड। स्टीम से फिर हम स्टीम टरबाइन को ऑपरेट करवाते हैं। देन स्टीम जब एग्जिट करती है, ठीक है, आफ्टर मैकेनिकल वर्क के बाद, ठीक है, तो स्टीम और वाटर का मिक्सचर जब टरबाइन में से एग्जिट करता है तो उसको कंडेंस करते हैं, बेसिकली उसको दोबारा पानी में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद देन वी हैव ए पंप जिसको फीड वाटर पंप कहते हैं। इसकी मदद से वाटर को कंडेंसर में से दोबारा उसको फीड करते हैं टू स्टीम जनरेटर।
ठीक है, तो कंडेंस कैसे करते हैं वाटर को, जो स्टीम जो है टरबाइन से एग्जिट करती है? इट्स वेरी सिंपल। उसके लिए फिर यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर है बेसिकली कंडेंसर के अंदर। इस फीड जो कंडेंसर है, इसमें स्टीम जनरेटर है, उसको फिर हम बाहर से कोल्ड वाटर को बेसिकली हम इसमें से सर्कुलेट करवाते हैं इन ट्यूब्स में से। यहां से ये जो ट्यूब है, नीचे वाली जो लेग है इसकी, यहां से कोल्ड वाटर आएगा, इन ट्यूब में से पास होगा, और जो स्टीम टरबाइन में से निकलता है उसमें से एनर्जी लेगा, और इसका टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो जाएगा, और उसके बाद जो हार्ड वाटर लेग जिसकी हमने बात की है, यहां से फिर उस पानी को यहां से निकाल देगा। ठीक है, सो कोल्ड वाटर है वो हम कहां से ले लें? ये किसी रिवर में से भी ले सकते हैं। किसी रिवर में से आपने पानी को आपने ले लिया, ठीक है, उसको कंडेंसर के अंदर से पास किया, और उसके बाद हॉट वाटर को जो इसने कोल्ड वाटर ने हीट स्टीम से एक्सट्रैक्ट की, और उसके बाद ये गर्म हो गया, और उसको फिर आपने रिवर में आपने उसको फेंक दिया दोबारा। किसी लेक में से भी ले सकते हैं। जी बेटा। सर हॉट वाटर लेग नहीं समझ आ रहा। बेटा इस तरह है कि स्टीम जब यहां से स्टीम टरबाइन से जब निकलता है, इसने रोटेट किया ना कुछ एनर्जी, तो उसने रोटेट करने में स्टीम यहां से जब आया, स्टीम जनरेटर से जब स्टीम आया, ठीक है, उसने स्टीम टरबाइन को रोटेट करवाया, ठीक है, और उसके बाद कुछ एनर्जी जो थी स्टीम की वो कहां चली गई? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट की टरबाइन ने, उसको फिर मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब ये स्टीम जो स्टीम प्लस वाटर का मिक्सचर यहां से जब एग्जिट करेगा स्टीम टरबाइन से, उसको आपने दोबारा पानी बनाना है, और उसको दोबारा आपने फीड करना है स्टीम जनरेटर के अंदर। ठीक है, बिकॉज अगर ये स्टीम ही रहे तो अल्टीमेटली अगर इसको हम ठंडा ना करें तो अल्टीमेटली सारी जो पाइपिंग है उसमें वाटर का टेम्परेचर या स्टीम का टेम्परेचर एक जैसा होगा, और क्या ये टरबाइन रोटेट करेगा? नहीं करेगा। बेसिकली ये जो कंडेंसर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सिंक है, ठीक है, और ये स्टीम जहां पे इनलेट है, ये हमारे पास आप समझ ले सोर्स है। ठीक है, जो स्टीम यहां से निकल रहा है उसको हमने पानी में कन्वर्ट करना है, ताकि इस जगह का प्रेशर जो है वेरी लो हो जाए, ताकि ये स्टीम का जो फ्लो है, it will the flow of steam will take place through the turbine, and that steam will rotate the turbine। जिस तरीके से टरबाइन किस तरह का होगा, वाटर टरबाइन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाले स्लाइड्स में आपने देखा होगा, वाटर टरबाइन इज दियर बकेट शेप्स, नोजल है, नोजल जब स्ट्राइक करती है वाटर नोजल जो है, उसके साथ जेट जो है, नोजल में से निकलने के बाद जेट जो है टरबाइन ब्लेड्स के साथ स्ट्राइक करती है, बकेट शेप्स, उसमें इंपल्स टरबाइन में उसको अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंपार्ट करती है। तो इसी तरह का जो होता है इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन, दोनों टाइप के टरबाइन, ये स्टीम टरबाइन भी उसी तरह के ही होते हैं। ठीक है, स्टीम की जो जेट है वो सिंपली आप ये कह सकते हैं, स्टीम की जेट जो है वो टरबाइन ब्लेड्स को के साथ इंटरेक्ट करती है और अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंपार्ट करती है। ठीक है, उसके बाद जब स्टीम एग्जिट करता है, ऑफ कोर्स फ्लो के लिए ये कंडीशन है कि यहाँ पे इसका प्रेशर वेरी लो होना चाहिए, यहाँ पे जब एग्जिट पॉइंट है। अगर एग्जिट पॉइंट का प्रेशर भी वही हो जो इनलेट का है, तो डू यू थिंक दैट स्टीम विल फ्लो थ्रू दिस टरबाइन? नो। इज इट क्लियर? तो हमने यहाँ पे वेरी लो प्रेशर मेंटेन करना एट द एग्जिट ऑफ द टरबाइन। वो कैसे कर सकते हैं? जब स्टीम टरबाइन में से जो ही निकलेगी तो उसको हमने कंडेंस करना है, उसके टेम्परेचर को हमने क्या करना है? कम करना है। इनलेट का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 520 है, तो आउटलेट पे उसका टेम्परेचर हमने ले आना, किस पे ले आना है? फॉर एग्जांपल अगर एम्बिएंट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो एटलीस्ट हम चाहेंगे कि आउटलेट पे स्टीम जब यहाँ से निकले तो उसका टेम्परेचर कितना हो? यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ताकि ये सारी की सारी स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो जाए, ताकि सोर्स का टेम्परेचर और सिंक का टेम्परेचर, जिस तरह हमने बताया कि हीट इंजन्स हैं, उसकी ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड इनटू द एनवायरनमेंट। बेसिकली ये कंडेंसर जो है, ये स्टीम की जो हीट है उसको फिर यहाँ से कंडेंसर उसको जब कंडेंस करेगा, कंडेंस कैसे करेगा? क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ जो ट्यूब्स हैं, इनके अंदर से बेसिकली हम कोल्ड वाटर फ्लो करवाते हैं। ठीक है, जो कोल्ड वाटर जो है स्टीम यहाँ से वाटर प्लस स्टीम का जो मिक्सचर जो टरबाइन के आउटलेट से निकलेगा, उसमें से हीट को बेसिकली ले लेगा। ठीक है, क्योंकि ठंडा पानी है,
तो टेम्परेचर उसका टेम्परेचर जब ये इन ट्यूब्स के ऊपर से गुजरेगा, स्टीम और वाटर जो है जो टरबाइन से एग्जिट कर रहा है, तो वो अपनी एनर्जी को कोल्ड वाटर को ट्रांसफर करेंगे और फिर वो जो स्टीम प्लस वाटर का जो मिक्सचर है वो पानी बन जाएगा। उसको फिर हम ये फीड वाटर से हम दोबारा फीड करेंगे इन द स्टीम जनरेटर। तो ये जो कोल्ड वाटर आपको चाहिए हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, हीट को निकालने के लिए, और ये जो एग्जिट है टरबाइन के आउटलेट है उसके प्रेशर और टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए, तो कोल्ड वाटर हम ले सकते हैं किसी रिवर में से लेंगे। जब इस ट्यूब्स में से गुजरेगा, पास होगा, इट विल टेक द हीट फ्रॉम द वाटर स्टीम मिक्सचर, और उसके बाद ये गर्म हो जाएगा और उस वाटर को हम रिजेक्ट करेंगे किसी उसी रिवर में जहां से आपने वाटर लिया था, या अगर किसी लेक में से लिया है तो वापस उसी लेक में हम उसको रिजेक्ट करेंगे। लेकिन अगर रिवर और लेक आपके आसपास नहीं है और वाटर की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपके पास नहीं है, तो देन देयर विल बी ए कूलिंग टावर। कोल्ड वाटर आपने इस कंडेंसर में से पास किया और उसके बाद उसने हीट ले ली, स्टीम वाटर मिक्सचर दैट एग्जिट्स द टरबाइन आउट, जो एग्जिट है, ठीक है, उसके बाद गर्म हो गया, उसको फिर हम कूलिंग टावर के टॉप से हम शावर करते हैं, ठीक है, इसके ड्रॉपलेट्स बनाते हैं और उसमें से कुछ वाटर इवापोरेट होता है। व्हेन एवर देयर इज इवापोरेशन, द रिमेनिंग वाटर, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है, और ये जो नीचे पानी कलेक्ट होता है उसका टेम्परेचर बेसिकली, ये जो कोल्ड वाटर लेक की बात की है उसका टेम्परेचर हॉट वाटर लेक के मुकाबले में कम हो जाता है। ये कूलिंग टावर का बेसिकली कैसे काम करता है ये आगे हम बात करेंगे, ठीक है, किस प्रिंसिपल के तहत हम कर सकते हैं। तो जहां पे रिवर भी नहीं है, आपके पास लेक भी नहीं है और वाटर की क्वांटिटी आपके पास कम है, तो उसमें फिर हम वही जो कंडेंसर के अंदर से जो वाटर सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, इसको हम रीसर्कुलेट करवाते हैं बेसिकली उसके टेम्परेचर को रिड्यूस करके, ताकि ये यहां से हीट को रिमूव करता रहे। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। इज देयर एनी कंफ्यूजन? जी सर कंफ्यूजन तो नहीं है, बस कंफर्म करना था कि जनरेटर जो है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो हमारी स्टीम टरबाइन से कनेक्टेड है ना। जब टरबाइन मूव करती है तो फिर जनरेटर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जी 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 बिल्कुल, मैकेनिकल एनर्जी है ना स्टीम टरबाइन, मैकेनिकल एनर्जी, स्टीम की जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है, उसको उसने कन्वर्ट किया, स्टीम की जो एनर्जी है उसको कुछ को उसने कन्वर्ट किया मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल रोटेशनल एनर्जी में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, उसको फिर आपने जनरेटर के साथ कपल किया हुआ टरबाइन को। सो मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। सो द बेसिक पार्ट्स, हाँ यस, वेरी हॉट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, जो बर्निंग का प्रोसेस है उन हॉट गैसेस को फिर हम एग्जॉस्ट करते हैं। वेरी हॉट गैसेस आर देयर, इसका मतलब है ए लॉट ऑफ एनर्जी दे आल्सो कैरी, ठीक है, जो इन्वायरमेंट में ऐड हो जाती है, अपनी हॉट गैसेस भी एनर्जी को लेके चली जाती है। इज इट क्लियर? सो बेसिकली जो कोई भी स्टीम बेस्ड पावर प्लांट है उसके जो पार्ट्स होंगे, एक तो ये होगा कि इसमें एक बॉयलर होगा जहां पे हम फ्यूल को बर्न करेंगे, फ्यूल को बर्न करने से कोई ऐश भी निकलेगी, उस ऐश को भी हम डिस्पोज ऑफ करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे फिर हम स्टीम प्रोड्यूस करवाएंगे। स्टीम विल गो टू स्टीम टरबाइन, इट विल रोटेट एंड इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और स्टीम जब एग्जिट करेगा टरबाइन के आउटलेट से उसको फिर हम कंडेंस करेंगे, दोबारा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर इन द कंडेंसर, ठीक है, और कंडेंसर के लिए जो वाटर आएगा that will be taken from a lake or from a river or from a cooling tower, or because it is taking the energy from the steam that exits the turbine, so it will become hot, ठीक है, और उसको फिर हम dispose of करेंगे in the same river or lake, or it will be passed through a cooling tower, ठीक है, जिससे इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा इवापोरेशन की मदद से, और जो पानी दोबारा जब ठंडा हो जाएगा उसको इसमें रिसर्कुलेट हम करवाते रहेंगे ताकि ये एज ए सिंक के तौर पे एक्ट करे, और यहाँ से टरबाइन की एग्जिट से जो स्टीम निकल रही है उसके टेम्परेचर को कम करे और उसके प्रेशर को कम करे। डिड यू गेट माई पॉइंट? ये बेसिकली सिंपली स्टीम टरबाइन स्टीम पावर प्लांट है। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो भी इसी तरह का ही है,
एग्जैक्टली सेम, लेकिन ऑफ कोर्स देयर आर जो मटेरियल इस्तेमाल होता है फिशन रिएक्शन है, तो वहां पे फ्यूल के बजाय क्या चीज होगी, वहां पे यूरेनियम होगा, यूरेनियम U-235 होगा, उसके एटम को ब्रेक करेंगे, वहां से हीट प्रोड्यूस होगी, हीट से फिर स्टीम प्रोड्यूस करेंगे। देयर विल बी ऑफ कोर्स स्टीम विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द हीट। फर्क क्या है कोल फाइड पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में? एक तो ये है कि चूंकि वहां पे रेडियो एक्टिविटी का भी मसला है, तो वहां पे फिर हमारा जो कंस्ट्रक्शन होगी वो उस तरीके की होगी कि उसको हम रेडियो एक्टिविटी को भी हम कंटेन करें, और उसके अलावा ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन में फर्क होगा, लेटर ऑन वी विल सी, लेकिन बेसिकली देयर विल बी स्टीम जनरेटर, उसमें भी होगा, देयर विल बी टरबाइन, देयर विल बी कूलिंग टावर, देयर विल बी, सिर्फ सवाए ये जो हीट सोर्स है उसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट और कोल फाइड पावर प्लांट है उसमें कोई फर्क नहीं है। डिड यू गेट माय पॉइंट? इसी तरीके से फर्दस ऑयल है, उसका पावर प्लांट भी एग्जैक्टली इसी तरह का ही होगा। यहाँ पे जब हम बर्न करेंगे फर्दस ऑयल को बर्न करेंगे, यहाँ पे जब हम बर्न करेंगे अगर गैस से हम अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो गैस को फिर हम यहाँ पे इसके अंदर नेचुरल गैस फॉर एग्जांपल उसको बर्न करेंगे, वहां से हीट प्रोड्यूस होगी, या यूरेनियम फिशन रिएक्शन करवाएंगे, वहां से हीट प्रोड्यूस होगी, उससे हम स्टीम प्रोड्यूस करवाएंगे, स्टीम विल पास थ्रू स्टीम टरबाइन, ठीक है, और उसके बाद उस स्टीम को हम कंडेंस करेंगे, द कंडेंसेट दैट इज द वाटर ऑफ कोर्स, इट विल बी फेड बैक इनटू द स्टीम जनरेटर, और कंडेंस करने के लिए ऑफ कोर्स वी विल नीड वाटर, और उसको फिर हम किसी लेक, रिवर या कूलिंग टावर से कोल्ड वाटर को हम फ्लो करवाएंगे कंडेंसर में, और जब ये हीट वहां से एक्सट्रैक्ट करेगा स्टीम में से, और उस हीट को फिर हम दोबारा डंप करेंगे इन्वायरमेंट में बेसिकली। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, अब ना मसला क्या है? मसला ये है कि यहाँ से जो हीट, इसकी एफिशिएंसी इट्स ऑफ कोर्स वेरी वेरी लो। उसकी वजह ये क्या है? एक तो ये कि यहाँ से जो हीट जो निकल रही है, यहाँ से सॉरी डिफरेंट गैसेस जो निकल रही है, दे आर वेरी वेरी हॉट, दे हैव वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, एक तो ये मसला है। दूसरा मसला क्या है? दिस हॉट गैसेस ऑफ कोर्स दे विल हैव SOx, NOx which are hazardous for our environment, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, और दूसरा हैजर्डस एलिमेंट्स हैं, वो भी इन गैसेस के साथ एनवायरनमेंट में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने दो काम करने हैं, एक तो ये कि ये जो वेरी हॉट गैसेस यहाँ से जो लीव करके यहाँ से बाहर निकलेंगी बॉयलर में से, तो चूंकि उनके पास स्टिल दे हैव लॉट ऑफ एनर्जी, वेरी हॉट गैसेस आर देयर, तो किसी तरीके से जो हॉट गैसेस हैं उनकी एनर्जी को हम क्या करें, उसको हम रिटेन करें, ठीक है। और दूसरा ये है कि यहाँ से जो हॉट गैसेस हैं उनमें से डिफरेंट टाइप के हैजर्डस जो गैसेस हैं उनको हम उसमें से रिमूव करें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल हीट को, यहाँ से गैसेस की हीट को रिमूव करने का फायदा क्या है, उस हीट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस स्टीम इवन फर्दर, जिससे ओवरऑल एफिशिएंसी हमारी सिस्टम की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वेरी हार्ड गैसेस को यहाँ से हमने एग्जिट होने देना नहीं है, उनकी मैक्सिमम एनर्जी जितनी पॉसिबल है वो इन्वायरमेंट में उन गैसेस को रिलीज करने से पहले मैक्सिमम एनर्जी को हमने एक्सट्रैक्ट करना है ताकि हमारा सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए। और दूसरा, बिकॉज दो हॉट गैसेस दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैजर्डस गैसेस एज वेल, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, उनको किसी तरीके से हमने रिमूव करना है, ठीक है, इन गैसेस को फिल्टर करना है, ठीक है। उसके अलावा इसमें दूसरे बहुत सारी मसलन आप जो है पर्टिकुलेट मैटर हो सकता है, ऐश, फ्लाई ऐश हो सकती है, जो जाके इसमें से फ्लाई करके उसने इन्वायरमेंट में जाना है, उसको भी हमने रिमूव करना है। तो एक्चुअल जो पावर प्लांट्स हैं वो जो है दे आर मोर कॉम्प्लिकेटेड, मोर सिस्टम्स आर देयर एज कंपेयर्ड टू दिस वेरी सिंपल डायग्राम दैट आई हैव शोन हियर। अगर इसको आपको समझ आ गई है, और ये जो बाद में जो दो बातें मैंने की हैं, एक तो इसकी एफिशिएंसी को हमने इम्प्रूव करना है, गैसेस की हीट को हमने रिटेन करना है, और दूसरा उनको फिर हमने फिल्टर करके इन्वायरमेंट में भेजना है। अगर ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई
तो अगली स्लाइड इस अगरचे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रही है लेकिन इट इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अगर इन दो बेसिकली इन स्लाइड्स में वो प्रीवियस जो 2 पॉइंट्स लास्ट में मैंने बताए थे उनको किसी तरीके से हम इनकॉर्पोरेट करते हैं ताकि हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो, एट द सेम टाइम वो जो हैजर्डस जो गैसेस हैं उसको भी हम किसी तरीके से जो गैसेस एग्जॉस्ट एनवायरनमेंट में होंगी तो उनमें से वो जो हैजर्डस गैसेस हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं और नाइट्रोजन है, उनको भी हम रिमूव करें। तो ये फिगर है बेसिकली, उसमें मोर सिस्टम्स वी हैव एडेड टू आवर स्टीम बेस्ड पावर प्लांट। बाकी एग्जैक्टली फंक्शनिंग है और सिस्टम्स जो हैं वो एग्जैक्टली ऐसे ही हैं जो प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की थी। इसमें से ये देखें, ये बेसिकली ये जो मैं कर्सर को जो मूव कर रहा हूँ और ये जो मोटी लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास बॉयलर है। प्रीवियसली बॉयलर वाज सिंपली उसमें हम फ्यूल को बर्न करते थे और उसमें एक हीट एक्सचेंजर था, स्टीम जनरेटर था, और उसके बाद बाकी जो गैसेस थी उसको एनवायरनमेंट में हम ऐड करते थे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ से लेकर ये वाला जो मोटी लाइनों से जो बनाया है ये बेसिकली बॉयलर है। ये इट इज कॉम्प्लिकेटेड, मच मोर कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू द प्रीवियस केस, बिकॉज हियर हमने जो गैसेस हैं जो एग्जॉस्ट कर रही हैं उनकी एनर्जी को हमने ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट करना है। प्रीवियस फिगर में क्या होता था, कंडेंसर से पानी जो है दिस फीड वाटर, इट वुड फीड दिस वाटर इनटू द स्टीम जनरेटर। यहाँ पे स्टीम जनरेटर जो है ये फर्नेस है, फर्नेस ये दिस इज द बॉयलर है। बॉयलर के अंदर बेसिकली एक ड्रम है, ठीक है, ड्रम से पाइप्स निकले, इसको हम वाटर वाल्व्स कहते हैं। ये जो फर्नेस है, बॉयलर के अंदर एक फर्नेस भी है जिसमें हम फ्यूल को बर्न करते हैं, और वो जो फर्नेस है उसमें ये जो ट्यूब्स हैं जिनको हमने वाटर वाल्व्स कहा है, ये उस फर्नेस के अंदर वाल्व्स के अंदर लगी हुई है। ड्रम के अंदर फीड वाटर जो पंप जो प्रीवियस कंडेंसर से जो पानी है ठंडा होके टरबाइन के एग्जिट से जो वाटर है स्टीम है वो कंडेंसर में आता है, जैसा कि प्रीवियसली हमने डिस्कस किया। कंडेंसर से फिर वाटर को हम कंडेंस करते हैं, उसको फिर हम फीड वाटर पंप की मदद से वहां पे क्या करते थे, स्टीम जनरेटर के अंदर फीड करते थे, तो यहाँ पे ड्रम के अंदर फीड करते हैं। इसको इस तरीके से समझ लें। ड्रम से फिर दिस वाटर इट सर्कुलेट्स थ्रू वाटर वाल्व्स, ये ट्यूब्स हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, फ्यूल को बर्न करते हैं, ठीक है। सो दीज वाटर वाल्व्स इनके अंदर चूंकि वाटर इज फ्लोइंग, so that water it will get heat from this burning of the fuel, और उससे steam plus water mixture it will be produced और ये ड्रम के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, steam और वाटर का मिक्सचर। Did you get my point? ठीक है, फ्यूल विल बर्न और ये ट्यूब्स है, वाटर वाल्व्स जिनकी हमने बात की, वहां पे स्टीम प्लस वाटर मिक्सचर बन जाएगा, वो ड्रम में चला जाएगा। ड्रम जो है क्या करेगा, वहां पे स्टीम और वाटर का मिक्सचर होगा। इसके इंटरनल्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं इस ड्रम के अंदर, वो उसमें से स्टीम को अलग करेंगे और ये स्टीम इट विल फ्लो थ्रू दिस पाइप। और स्टीम प्रीवियस फिगर में स्टीम कहाँ जा रही थी, इट वाज गोइंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द टरबाइन में जाती थी, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट टरबाइन को जाने नहीं देते हैं। ये स्टीम सुपर हीटर में से गुजरती है, और सुपर हीटर के लिए हीट कहाँ से आती है, ये जो प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि जो हार्ड गैसेस हैं उनका टेम्परेचर दे हैव अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। जो हमने प्रीवियस फिगर में हमने देखा था कि ये स्टीम जनरेटर के फौरन बाद ये एनवायरनमेंट में ऐड हो जाती थी, गैसेस एनवायरनमेंट में चली जाती थी अपने साथ हीट लेके। लेकिन हमने ये किया कि ये सुपर हीटर जो है ये एग्जॉस्ट गैसेस के पाथ में रखा है। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से जो बर्निंग का प्रोसेस होता है, यहाँ से स्टीम बनती है, वाटर स्टीम मिक्सचर ड्रम में जाता है, वहां से फिर स्टीम निकल के सुपर हीटर में जाती है। यहाँ से जो वेरी हॉट गैसेस यहाँ से जो एग्जिट करती हैं, बेसिकली ये सुपर हीटर को हमने उसके पाथ में रखा है। जब ये हॉट गैसेस ये सुपर हीटर की सरफेस के ऊपर से गुजरती हैं तो कुछ हीट जो इनके जो हॉट गैसेस में है वो फिर ये सुपर हीटर जो है ये उस हीट को उन गैसेस में से एक्सट्रैक्ट करता है और स्टीम को सुपर हीट करता है बेसिकली। डिड यू गेट माई पॉइंट? जो हॉट गैसेस हैं उनकी हीट को एनवायरनमेंट में ऐड करने के बजाय when these gases pass over superheater, this superheater it also takes heat of those very hot gases, और steam का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा राइज हो जाता है, ये सुपर हीट हो जाता है बेसिकली। और उसके बाद इस स्टीम को फिर हम
स्टीम टरबाइन के अंदर ले जाते हैं। तो यहाँ पे एक सिंगल टरबाइन हमने बनाया था, लेकिन प्रैक्टिकली रादर देन हैविंग ए सिंगल टरबाइन वी हैव हाई प्रेशर टरबाइन, मीडियम प्रेशर टरबाइन और लो प्रेशर टरबाइन। इन सबको हमने एक ही शाफ्ट के ऊपर माउंट किया है। ठीक है, सुपर हीटर से स्टीम आती है हाई प्रेशर टरबाइन में। यहाँ से क्या होती थी, स्टीम जनरेटर से स्टीम आती थी डायरेक्ट स्टीम टरबाइन में। यहाँ पे स्टीम टरबाइन और स्टीम जनरेटर और स्टीम टरबाइन के दरमियान में हमने सुपर हीटर लगाया। आप ये समझ लें, यहाँ पे सुपर हीटर लगाया है। स्टीम जनरेटर से सुपर हीटर में जाती है, और जब ये गैसेस यहाँ से फ्लो करके आउट की तरफ जाती हैं तो बेसिकली वो सुपर हीटर की सरफेस के ऊपर से पास करती हैं। तो सुपर हीटर के अंदर बिकॉज देयर इज स्टीम, तो उसका टेम्परेचर रेज हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गैसेज एनवायरनमेंट में जा रही हैं उसकी मोर एनर्जी इट इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड बाय द सुपर हीटर व्हिच हैज बीन प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द वेरी हॉट गैसेज। सो रादर देन हैविंग ए सिंगल टरबाइन, ठीक है, वी हैव 3 टरबाइंस। और इसका फायदा क्या है, बिकॉज डिफरेंट टरबाइंस डिजाइन हमने इस तरह किया है कि इसको ग्रेजुअली जो स्टीम की एनर्जी है हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जिससे ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है। देखिए, यहाँ से हाई प्रेशर टरबाइन सुपर हीटर से फिर हाई प्रेशर टरबाइन में आ गया स्टीम। हाई प्रेशर टरबाइन को उसने रोटेट करवाया, यहाँ से जब एग्जिट करता है तो जो स्टीम है उसका टेम्परेचर भी रिड्यूस होता है, प्रेशर भी रिड्यूस होता है। एक तरीके यह था हाई प्रेशर टरबाइन से स्टीम को डायरेक्ट हम मीडियम प्रेशर टरबाइन में देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, हाई प्रेशर टरबाइन बिकॉज जैसा कि हमने प्रीवियसली बात की, ये हॉट गैसेस हैं, इनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। उसके कुछ टेम्परेचर को कुछ जो हीट थी उसको हमने स्टीम प्रोड्यूस करवाया, जो हॉट गैसेस की हीट थी उसको हमने सुपर हीटर की मदद से एक्सट्रैक्ट करवाया। और जब ये हाई प्रेशर टरबाइन से स्टीम लीव करेगा तो इसका टेम्परेचर भी कम हो गया, प्रेशर भी कम हो गया है। उसको लो मीडियम प्रेशर टरबाइन में देने के बजाय उस स्टीम को फिर हमने एक और रीहीटर में से पास किया, और रीहीटर को भी हमने कहां पे लगाया है, इट हैज बीन प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ वेरी हॉट गैसेस। हॉट गैसेस यहां से निकलती हैं और यहां से घूम के फिर यहां से एग्जिट करती हैं, बेसिकली यहां कहीं से एग्जिट करती हैं। ठीक है, सो रीहीटर क्या कर रहा है, वेरी हॉट गैसेस के टेम्परेचर को, वेरी हॉट गैसेस की जो एनर्जी है उसको फर्दर ये एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर ये जो स्टीम है उसका टेम्परेचर फिर रेज हो जाता है, और उसको फिर हम मीडियम प्रेशर टरबाइन में से पास करते हैं। ये रोटेट करता है मीडियम प्रेशर टरबाइन, वहां से फिर जो मीडियम प्रेशर टरबाइन की आउटपुट जो है उसको फिर हम स्टीम जो है उसको लो प्रेशर टरबाइन में भेजते हैं। लो प्रेशर टरबाइन रोटेट होते हैं, वहां से फिर हम कंडेंसर में ले आते हैं। ये है, यहाँ पे कंडेंसर है। प्रीवियसली स्टीम जनरेटर से हम डायरेक्टली टरबाइन में ले आते थे, वहां से कंडेंसर में भेजते थे। लेकिन जो हॉट गैसेस है उसकी हीट को हम सुपर हीटर और रीहीटर की मदद से उसको हम अरेस्ट करते हैं, उसकी हीट को। ठीक है, ताकि हमारे ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए। ठीक है, अब कंडेंसर है। कंडेंसर से प्रीवियसली हम क्या करते थे, फीड वाटर हीटर से जो पानी कंडेंस होता था उसको स्टीम जनरेटर में भेजते थे, लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक फीड वाटर हीटर, इसकी मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे एक फीड वाटर हीटर और ड्रम के दरमियान एक और कंपोनेंट है जिसको हम इकोनोमाइजर कहा है। और इकोनोमाइजर भी कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो जो वेरी हॉट गैसेस का जो पाथ है उसमें पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये बॉयलर है और हॉट गैसेस का पाथ ये है, यहाँ से यहाँ ऐसे आती है और यहाँ से फिर एग्जिट करती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फीड वाटर हीटर से जो फीड वाटर पंप से जो निकलता है, पानी जो निकलता है उसको हम इकोनोमाइजर में थोड़ा सा गर्म करते हैं। तो गर्मी कहाँ से आती है, उसकी हीट एनर्जी कहाँ से आती है, वेरी हॉट गैसेस जो हैं वो एनवायरनमेंट में एग्जिट करती हैं, वहां से बेसिकली एनर्जी लेता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 3 कंपोनेंट्स वेरी हॉट गैसेस के रास्ते में हमने लगाए हैं, वो क्या करते हैं, वो हॉट गैसेस को एनवायरनमेंट में भेजने से पहले उसकी एनर्जी को, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को उनसे, उस हॉट गैसेस से अरेस्ट करते हैं, उसको हार्वेस्ट करते हैं, ताकि ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। डिड यू गेट माय पॉइंट? हेलो हेलो, यस सर, वी गेट योर पॉइंट। ठीक है, गोल बेसिकली ये है कि हॉट गैसेस को आपने स्टीम जनरेट करके फौरन उनको जाने नहीं देना है, बिकॉज दे हैव ए लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, उस एनर्जी को हमने एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये सुपर हीटर है, रीहीटर है, इकोनोमाइजर है, ये सारे हॉट गैसेस के पाथ में है।
सुपर हीटर हाई प्रेशर टरबाइन से पहले सुपर हीटर है वो जो गैसेस के टेम्परेचर को एक्सट्रैक्ट करता है और उसके टेम्परेचर को रेज करता है और सुपर हीट करता है उसको। हाई प्रेशर टरबाइन से जो स्टीम निकलता है उसका टेम्परेचर गिर जाता है, उसको फिर हम रीहीटर में से पास करते हो। रीहीटर भी गैसेस के पाथ में पड़ा हुआ है जो उसके टेम्परेचर को रेज करता है, उसको फिर मीडियम प्रेशर टरबाइन में बेचते हैं। मीडियम प्रेशर टरबाइन के आउटपुट को फिर हम लो प्रेशर टरबाइन में बेचते हैं, वहां से कंडेंस करके टरबाइन उसको स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करता है, जिसको फीड वाटर पंप की मदद से उसको हम ड्रम में बेचते हैं। लेकिन उस वाटर को भी फिर हमने इकोनोमाइजर फिर हीट एक्सचेंजर के पाथ में से गुजारते हैं जो कि कहां पे पड़ा हुआ है, वो हार्ड गैसेस के पाथ में पड़ा हुआ है, ताकि हार्ड गैसेस में से थोड़ा सा हीट वो एक्सट्रैक्ट करे हार्ड वाटर और ड्रम में चला जाए। जब ऑलरेडी आपने जो ड्रम में पानी जा रहा है उसके टेम्परेचर को रेज किया है, मसलन 30 डिग्री से अगर उसको आपने 100 पे रेज किया है विद द हेल्प ऑफ इकोनोमाइजर, तो इसका मतलब ये है कि अब जो फ्यूल कंज्यूम होगा उसको 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसके टेम्परेचर को रेज करने के लिए वो फिर कम फ्यूल इस्तेमाल होगा। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल आपकी सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होगी, बेहतर हो जाएगी। एक तो ये चीज हो गई। एक दूसरी चीज यहाँ पे मैंने बात की थी, हाई प्रेशर टरबाइन जो है उसके आउटपुट से हमने क्या किया था, स्टीम को हमने रीहीटर में से पास किया था। इसकी टीएस डायग्राम होती है, एक थर्मोडायनेमिक साइकिल्स हैं जो कि बुक में मैंने दिए हैं, लेकिन वो टीएस डायग्राम को आपने पढ़ना नहीं है, उनको आपने स्किप करना है। वो मैं टॉपिक्स आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स आपने पढ़े हैं। ये चैप्टर 5 के कुछ टॉपिक्स हैं, सिर्फ वो आपने पढ़ना है, बाकी मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स इन चैप्टर 5 वी विल स्किप, दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर लेक्चर्स। ठीक है, तो एक टीएस डायग्राम है, थर्मोडायनेमिक्स में भी आपने पढ़ी होगी लेकिन उसकी हम बात नहीं करेंगे। उसकी मदद से हम शो कर सकते हैं कि जो हाई प्रेशर टरबाइन से एक तो स्टीम जो निकली उसको हमने क्या किया, रीहीटर में से पास किया और उसको मीडियम प्रेशर टरबाइन में दे दिया। हाई प्रेशर टरबाइन से हम ये भी कर सकते हैं, कुछ स्टीम को हम एक्सट्रैक्ट करें, ब्लीड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और ये जो फीड वाटर जो कंडेंसर से जो वाटर आता है उसके साथ मिक्स करें और उसके बाद फीड वाटर हीटर में और उसके बाद उसको इकोनोमाइजर में बेच दें। तो हम देखते हैं कि ओवरऑल एफिशिएंसी सिस्टम की क्या होती है, इंप्रूव हो जाती है। डिड यू गेट माय पॉइंट? ठीक है, वो दैट कैन बी प्रूव्ड बाय टीएस डायग्राम, जिसकी हमने यहाँ पे बात नहीं की है। ठीक है, सो हार्ड गैसेस के उसको हमने एनर्जी को हमने अरेस्ट किया विद द हेल्प ऑफ सुपर हीटर, विद द हेल्प ऑफ रीहीटर एंड विद द हेल्प ऑफ इकोनोमाइजर। उसके बाद हार्ड एयर को एनवायरनमेंट में हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, डंप करते हैं। लेकिन अब भी उनमें एनर्जी है, उसको भी हमने, हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी उसको हम क्या करें, एक्सट्रैक्ट करें हार्ड गैसेस में से। अब देखें एक और चीज, इस कोल को, जब ये कोल को हम अंदर बर्न करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्नेस में, सो कोल को बर्न करने के लिए, बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल बर्निंग टेक्स प्लेस हियर, तो इसका मतलब है उसके लिए बहुत ज्यादा हमें एयर भी चाहिए। ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वी नीड। ठीक है, तो ऑक्सीजन को भी हम क्या करते हैं अंदर विद द हेल्प ऑफ सम फैंस की मदद से पुश करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड दिस फर्नेस। ठीक है, ताकि बर्निंग का प्रोसेस, अगर ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो अंदर तो बर्निंग बहुत स्लो हो जाएगी और इसकी जो एनर्जी आउटपुट होगी वो कम होगी। सो बर्निंग के प्रोसेस के लिए वी नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम विद द हेल्प ऑफ सम फैन, यहाँ पे हमने शो नहीं किया है, एयर है, एयर को बेसिकली यहाँ पे कोई फैन होगा, ठीक है, कंप्रेसर होगा, जिसकी मदद से हम एयर को अंदर पुश करेंगे अंदर, ताकि यहाँ पे बर्निंग का प्रोसेस हो। ठीक है, सो ये जो एयर जो अंदर हम पुश करेंगे, ठीक है, अगर इसका टेम्परेचर किसी तरीके से हम रेज करें, इसका टेम्परेचर भी हाई हो, तो उसका फिर फायदा क्या होगा, फिर यहाँ पे जब गर्म एयर अंदर जाएगी तो ओवरऑल फिर हम जो फ्यूल बर्न करेंगे वो फिर कम इस्तेमाल करेंगे, जिससे ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। अगर ये जो एयर को हम बर्न करते हैं, वो अगर हम ये जो हार्ड गैसेस एग्जिट करती हैं, उनसे अगर इस एयर को अंदर भेजने से पहले उसको गर्म करें, तो उससे फिर ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। और वो चीज बेसिकली हम यहाँ करते हैं। देखें, ये जो बॉयलर है, यहाँ से हार्ड गैसेस यहाँ से निकली, ड्रम उन्होंने हार्ड गैसेस ने वाटर वाल्स में जो पानी था उसको गर्म किया, स्टीम बन गई, ड्रम में एक्यूमुलेट हो गई, वहां से स्टीम सुपर हीटर में चली गई, हार्ड गैसेस के पाथ में पड़ा हुआ सुपर हीटर,
यहाँ से हार्ड गैसेस की कुछ एनर्जी को सुपर हीटर रिमूव करेगा, कुछ एनर्जी को रीहीटर रिमूव करेगा, कुछ एनर्जी को इकोनोमाइजर रिमूव करेगा। उसके बाद हार्ड गैसेस को यहाँ से हम एग्जिट करेंगे। यहाँ नीचे हम फ्लाई ऐश को कलेक्ट करेंगे, फ्लाई ऐश, जबकि हार्ड गैसेस का पाथ ये है। लेकिन हार्ड गैसेस को एनवायरनमेंट में फेंकने से पहले ये जो एयर को हम अंदर जो पुश कर रहे हैं फर्नेस के अंदर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम फैन, उसके पाथ में से वो जो एयर है उसको हार्ड गैसेस के पाथ में से गुजारते हैं। ये देखें, हार्ड वो जो एयर है ये इस पंप की मदद से पुश करते हैं, ये जो ट्यूब्स हैं उनमें से गुजरती है और उसके बाद फिर फर्नेस के अंदर जाती है। और ये ट्यूब्स हमने कहाँ रखी हैं? हार्ड गैसेस के पाथ में रखी हैं। इसका मतलब है हार्ड गैसेस की कुछ एनर्जी फिर ये जो एयर है जिसको हम अंदर पुश करते हैं वो फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि अब जो हार्ड गैसेस हैं उनमें एनर्जी बहुत कम रह जाएगी। तो यहाँ से जब ये एयर जब अंदर चली जाएगी फर्नेस के अंदर तो उसका टेम्परेचर ऑलरेडी रेज हो गया होगा, तो इससे भी हमारी सिस्टम की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। अब हार्ड गैसेस का टेम्परेचर अब लो हो गया है, उसको हमने फेंकना नहीं है इन्वायरमेंट में। हम क्या करेंगे? एमिशन कंट्रोल है, इसमें से किसी तरीके से सल्फर के जो हमारे पास है क्या चीज़ है, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, उनको किसी तरीके से रिमूव करें, फिल्टर करें, ठीक है। और उसके बाद फिर जो गैसेस हैं उसको स्टेक है, चिमनी है, उसके थ्रू फिर हम इन्वायरमेंट में फेंक देंगे। डिड यू गेट माय पॉइंट? यहाँ पे कोल है, कोल को पल्वराइज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नेसेस आर देयर। कुछ में हम कोल के लम्प्स को अंदर डालते हैं, उसके बाद उसको बर्न करते हैं। कुछ में फिर हम कोल को पल्वराइज करते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फिर उसको अंदर हम नोजल्स की मदद से उसको स्प्रे करते हैं, अंदर फेंकते हैं और उसके बाद फिर उसको बर्न करते हैं। और ये जो ड्रम है इसमें ब्लो डाउन की हमने बात की। इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे स्टीम बनती है तो उसकी वजह से स्टीम बनती रहती है, वाटर की मदद से साल्ट्स जमा होते हैं, वक्त के साथ साथ फिर बॉयलर ब्लो डाउन की मदद से उन साल्ट्स को और दूसरी इम्प्योरिटीज को फिर हम यहाँ से रिमूव करते रहते हैं। अदरवाइज दो साल्ट्स एंड अदर इम्प्योरिटीज they will pass through these tubes and there will be scaling in the boiler as well in tubes, जिसकी वजह से वक्त के साथ साथ जो इसकी एफिशिएंसी है ओवरऑल सिस्टम की वो फिर गिरना शुरू हो जाएगी। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर, यस सर। अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है, कोई भी कंफ्यूजन इस फिगर के हवाले से, वो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इनके डिस्क्रिप्शन है, इनके फंक्शंस हैं, वो मैंने किताब में दे दिए हैं और अगले स्लाइड में फिर दोबारा उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स के हवाले से हम थोड़ा बहुत कुछ चंद एक कंपोनेंट के हवाले से हम बात करेंगे। इज देयर एनी क्वेश्चन? आप दोबारा पूछ सकते हैं इस फिगर के हवाले से। सर अभी तो नहीं है फिलहाल, फिर हम जब फर्दर पढ़ेंगे तो फिर शायद क्वेश्चंस राइज हों। ठीक है, गुड। आज तैमूर नहीं आया है? जी सर, ऐसे ही लगता है। अच्छा ठीक है, चले ठीक है। तो बस इसमें सिंपल ये डायग्राम तो आप लोगों को समझ आ गई होगी ना? जी सर। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन कहां से आती है? बिकॉज हार्ड गैसेज है वो अपने साथ बहुत ज्यादा एनर्जी लेके एग्जिट करती हैं, तो उस एनर्जी को हमने किसी तरीके से क्या करना है? हार्वेस्ट करना है। तो उसके लिए फिर हमने सुपर हीटर, रीहीटर और इकोनोमाइजर और ये एयर प्री हीटर, ये उन हार्ड गैसेज के पाथ में बेसिकली हमने रखा हुआ है ताकि एयर को फर्नेस में भेजने से पहले गरम एयर चली जाए। इकोनोमाइजर, वाटर जो ड्रम में हम डालते हैं वो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर रेज हो। कैसे रेज हो? ये जो हार्ड गैसेज है उनकी एनर्जी लेकर। उसके बाद एक रीहीटर की हमने बात की और सुपर हीटर की हमने बात की। फिर जो फीड वाटर हीटर की बात की, ये TS डायग्राम से हम शो कर सकते हैं कि अगर हम वेरी हार्ड जो स्टीम है हाई प्रेशर टरबाइन की, उसको अगर हम फीड वाटर पंप से जो पानी, कंडेंसर से जो पानी फीड वाटर पंप से हम डायरेक्ट ड्रम में भी डाल सकते थे, लेकिन ड्रम में डालने के बजाय वेरी हॉट स्टीम के साथ अगर हम उसको मिक्स करें, उसके टेम्परेचर को थोड़ा सा रेज करें और उसके बाद उसको फिर इकोनोमाइजर से पास करके अगर ड्रम में भेजें तो ओवरऑल हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, तो प्रीवियस फिगर के मुकाबले में हमने वी हैव डिस्कस्ड सम मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, इसमें हमने स्टैक की बात की, इसमें हम एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स की हमने बात की, एयर प्री हीटर की बात की, देन वी टॉक्ड अबाउट इकोनोमाइजर, रीहीटर एंड सुपर हीटर।
ठीक है, और पल्वराइजर की बात की, ड्रम्स की बात की, एंड देन वाटर वॉल्स की हमने बात की। इज इट क्लियर? In the Yes, next sir. lecture, inshallah, we will discuss some components from this figure. Or next lecture we will have tomorrow, inshallah. Okay. Any अच्छा question? सर, एक रिक्वेस्ट थी सर आपसे। जी बेटा, जी बेटा। सर जो लास्ट क्विज हुआ है जी उसके जो है ना, हम ये चाह रहे थे कि आप उसको ओपन कर दें कि हमें उसके आंसर्स, करेक्ट आंसर्स मालूम हो जाएं। ठीक है बेटा, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। ठीक है। और सेकेंडली सर, ये एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट थी कि जो है वो सोलर चैप्टर, जो सोलर चैप्टर था हमारा, ठीक वो है। उसकी आप स्लाइड नंबर 5 अपलोड कर दें, क्योंकि मैं सेपरेटली स्लाइड से भी पढ़ता हूँ तो वो ज़्यादा मेरे लिए आसानी रहती है। तो स्लाइड 5 अपलोड नहीं है। मैं ये करता हूँ ना कि नहीं वो सर। एक मेरे पास एक स्लाइड है जो मॉडिफाइड भी है, ऑफ कोर्स, एक आप समझ मास्टर स्लाइड है। बाकी ये छोटी वाली जो है ना, इनमें कुछ मटेरियल मिसिंग भी है। तो ये जब मैं लेक्चर देता रहा हूँ तो अकॉर्डिंगली मैं मॉडिफाई भी करता रहा हूँ। तो ये जो छोटी स्लाइड्स हैं, बेबी स्लाइड्स हैं, इनको मैं निकाल के मास्टर स्लाइड्स में रख देता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, ज़बरदस्त। थैंक यू थैंक यू वेरी सर। मच बेटा, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।